नमस्कार। लेमन न्यूज की खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। सत्ता के हाथ से निकलते ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बाद अब सोनिया गांधी को झटका दिया है सीडब्ल्यूसी के सदस्य रहे जगमीत सिंह बराड़ ने। बराड़ ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि लोकसभा में करारी हार के बाद मां बेटे को 2 साल के लिए पार्टी के कामकाज से छुट्टी ले लेनी चाहिए। लोकसभा चुनावों में मिली ऐतिहासिक हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं। इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने सोनिया पर निशाना साधा, लेकिन अब पार्टी के एक नेता ने ही इन्हें छुट्टी लेने की सलाह दे डाली है। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पूर्व सदस्य जगमीत सिंह बराड़ का कहना है कि चुनाव में मिली करारी हार के मद्देनजर अगर सोनिया और राहुल 2 साल का ब्रेक ले लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पंजाब से सांसद रह चुके बराड़ ने कहा कि कांग्रेस की बुरी हार के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वहीं इससे पहले गांधी परिवार के कभी करीबी रहे पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब में यह खुलासा कर सबको चौंका दिया था कि सन 2004 में सोनिया गांधी के पीएम न बनने की वजह सोनिया का त्याग नहीं बल्कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसके लिए सोनिया को मना किया था। नटवर ने दावा किया कि राहुल की जिद थी कि सोनिया को किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। दरअसल उन्हें डर था कि उन्हें उनके पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी की ही तरह उनकी मां सोनिया गांधी की भी हत्या की जा सकती है। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखा है कि सोनिया भले ही इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज के तौर पर प्रचारित करती रही हैं, लेकिन सच इससे उल्टा है और इसे लेकर भी काफी सियासी तूफान पैदा हो गया था और ये तूफान अभी समाप्त नहीं हुआ था कि एक नया बवाल शुरू हो चुका है। चूंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं बराड़, जिन्होंने अब ये कहकर कर दिया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है जगमीत सिंह बराड़ ने और कहा है कि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, समूचा जो कांग्रेस नेतृत्व है उसके लिए जिम्मेदार है। जो संगठन के तमाम पदाधिकारी हैं, महासचिव हैं, उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। पार्टी की कमान नए नेताओं को सौंपनी चाहिए। दरअसल बराड़ लंबे समय से कांग्रेस से नाराज भी चल रहे हैं। अब इस बयान को उनकी नाराजगी के तौर पर देखा जाए। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो कांग्रेस नेता हैं और वो एक कांग्रेसी की तरह ही कह रहे हैं जिसने पार्टी के साथ कई साल गुजारे हैं। सोनिया और राहुल के सलाहकारों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण इस वक्त हमारे साथ कैसे बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, वो किस ओर इशारा करते हैं। लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा और इसका ठीकरा कहीं न कहीं अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीत किरण जुड़ गई हैं हमारे साथ दिल्ली से, हमारे सहयोगी, उनसे बात करेंगे। प्रीत, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है कि कांग्रेस के ही नेता रहे नटवर सिंह ने जिस तरीके से सोनिया गांधी पर निशाना साधा था, अपनी किताब के जरिए जिक्र किया था, सियासी उबाल आ गया था, तूफान आ गया था और वो थमा भी नहीं। अब जगमीत सिंह बराड़ का ये बयान, जो कि कांग्रेसी नेता रहे हैं, किस तरीके से लिया जा रहा है इस बयान और उस बयान के क्या मायने निकाले जाएं कि 2 साल के लिए उन्हें ब्रेक ले लेना चाहिए? जी बिल्कुल, जगमीत सिंह बराड़ ने ये बयान दिया है। कहीं ना कहीं इससे पहले विरोध के सुर राहुल गांधी के लिए उठ रहे थे लोकसभा चुनाव में हार के बाद, और अब नटवर सिंह ने जिस तरीके से अपनी किताब लिखी उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी और तमाम पार्टी के नेताओं पे सवाल उठाए गए। और अब जो है जगमीत सिंह बराड़ ये राय देते हुए नजर आ रहे हैं कि नए लोग पार्टी में शुमार किए जाने चाहिए, 2 साल का ब्रेक लेना चाहिए। पार्टी जब दोबारा खड़ी हो जाती है तो दोबारा पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो एक तरीके से जगमीत सिंह बराड़ का ये कहना है कि मैं अच्छी राय दे रहा हूँ, कांग्रेस के हित की राय है और कांग्रेस को इसे मानना चाहिए, ना कि इन्हें साइडलाइन कर देना चाहिए। लेकिन इस तरीके से बयानबाजी पहले भी होती रही है और अभी देखने वाली बात होगी कि क्या जगमीत सिंह बराड़ को भी कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाता है, साइडलाइन कर दिया जाता है, या फिर ये बयान देने के बाद भी वो पार्टी में बने रहते हैं। जी बिल्कुल जाहिर है, लेकिन प्रीत, तो जगमीत सिंह बराड़ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो लंबे समय तक कांग्रेस पे रहे हैं और वो एक कांग्रेसी की तरह ही बयान दे रहे हैं, यानी पार्टी के हित में वो बयान दे रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि नए नेताओं को मौका मिलना चाहिए, सोनिया गांधी राहुल गांधी को 2 साल का ब्रेक चाहिए।
कहीं ना कहीं वो नाराज भी रहे हैं पार्टी से, तो ये बयान उनकी नाराजगी के तौर पर देखा जाए या वाकई में वो पार्टी के हित की बात करते हुए दिख रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल नाराजगी के तौर पर ही इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हालांकि बोल जरूर रहे हैं कि पार्टी के हित में बात करें। पार्टी नेताओं का साफ तौर पे ये कहना है, चाहे वो मनीष तिवारी हो या फिर तमाम जो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि गोवा में जगमीत सिंह बराड़ को कार्यभार दिया गया था, वहाँ पे पूरी तरीके से कांग्रेस हार गई और इसकी जिम्मेदारी उन्हें खुद को लेनी चाहिए, ना कि दूसरों को सलाह देनी चाहिए। तो कम से कम दूसरों को सलाह देने से पहले अपने आप को सुधारा जाए, वो बेहतर रहेगा। तो कांग्रेस जो है उनकी सलाह को पूरी तरीके से नकार रही है और ये भी हो सकता है कि उनके लिए एक नया फरमान कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिया जाए। जी बिल्कुल, अब कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्या कार्रवाई की जाती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने जो पार्टी के सलाहकार हैं, जो राजनीतिक सलाहकार हैं, रणनीतिक सलाहकार हैं, उनको भी नहीं बख्शा है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को नेतृत्व से, जो आला कमान से दूर रखा जाता है, उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, जिसकी वजह भी कहीं ना कहीं सामने आई लोकसभा में हार के रूप में। बिल्कुल, उनकी तरफ से ये भी सलाह दी जा रही है कि जो सेक्रेटरीज हैं कांग्रेस के, उनको भी जो पुराने सेक्रेटरीज हैं और बहुत समय से काम कर रहे हैं, अगर वो उनकी नेतृत्व में हार देखने को मिली तो उन्हें भी साइडलाइन कर देना चाहिए। तो अब जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पूर्व सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे, वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे, तो काम कर चुके हैं, वर्किंग कमेटी में देख चुके हैं किस तरीके से कामकाज किया जाता है वर्किंग कमेटी में। हो सकता है उन्हें एक कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आई हो, इसी वजह से उन्होंने सलाह दी हो। अब ये तो बारात ही जाने कि उन्होंने क्या सोचकर, क्या विचार कर इस तरीके की बयानबाजी की है। जी बिल्कुल जाहिर है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीत। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। सचिन जी, स्वागत है लेमन न्यूज में आपका। अभी कुछ दिन पहले अगर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, कहीं ना कहीं निशाने जिस तरीके से साधे जा रहे हैं, सोनिया गांधी पर नटवर सिंह ने हमला किया था, तमाम बातें जो कही थी, और अब जगमीत सिंह बराड़ जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी सदस्य रहे हैं, कांग्रेसी रहे हैं लंबे समय तक, उनका ये कह देना कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 2 साल का ब्रेक ले लेना चाहिए, कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाता है। क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये जो लोकसभा में हार हुई है, ये शायद गए 10 साल से हम लोग सत्ता में हैं, इसकी आदत ही इकरार जैसे लोगों को या कार्यकर्ताओं को नहीं होगी, इस वजह से ऐसे बोखलाहट में बयान करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस हार के बारे में अगर सोचा जाए तो ये पूरी सामूहिक जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, नेताओं की भी जिम्मेदारी है। और कांग्रेस पार्टी जिसका 129 साल का इतिहास है, जिसमें बहुत सारी स्वतंत्रता के बाद जो बहुत सारे चुनाव हुए, बहुत सारी जगहों पे हमने हार का मुकाबला किया, फिर से जनता का विश्वास जीत के हम लोगों ने सत्ता में हम वापस आए हैं और जनता ने हमको लाया है। तो एकाध हार से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ये हो जाता है या एकाध जीत से कोई सिकंदर बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जरूर ऐसा वक्त होता है कि जहाँ हमारी जो खामियां हैं उसके बारे में सोचा जाए, आत्मचिंतन किया जाए, किस तरह से फिर से जनता का विश्वास अर्जित किया जाए, किन मुद्दों के ऊपर हमें फिर से राजनीति करना है, उसके बारे में गौर किया जाए, और एक सक्षम विरोधी पक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका जो हमें जिम्मेदारी दी है। ठीक है सचिन जी, वो बात आपने सही कही कि अभी आत्मचिंतन की जरूरत है ना कहीं कांग्रेस को, कहाँ खामियां रह गई उन्हें पूरा करना है। लेकिन आपकी ही पार्टी के अगर जो लंबे समय से साथ रहे इस तरीके के नेता और इस तरीके के बयान देंगे तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो, और एक में वो ऐसी पार्टी होगी जो पूरे देश में हर एक गांव में मौजूद है। तो ऐसे वक्त में लोकतांत्रिक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है, लेकिन सभी को साथ लेके जाना है। ऐसे बयानबाजी से निश्चित तौर पे जो सीनियर लीडर्स है उन्होंने परहेज रखना चाहिए, क्योंकि इसका असर आम कार्यकर्ता के ऊपर होता रहता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी विचारधाराएं या ऐसी जो बातें हैं ये रिग्रेसिव है, इसको कोई मतलब ऐसी चर्चा करके फायदा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता को ये देखना चाहिए कि अभी हमारा जो नेतृत्व है उसको और सक्षम किस तरह से बनाया जाए और ताकत कैसे दिया जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि और नेताओं को अब जिम्मेदारी नए नेताओं को सौंपनी चाहिए। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए कहीं ना कहीं नेतृत्व में या फिर संगठन स्तर पर?
ये कांग्रेस पार्टी जो है ये इतने साल तक राजनीति में इसलिए रही है क्योंकि जितने भी प्रवाह हैं उसके साथ अपने आप को उसने रिलेवेंट रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन जिस तरह से बरार जी ने बयान किया है मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। चलिए, और उन्होंने एक बात और भी कही है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेतृत्व है, आला कमान है, कहीं ना कहीं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, उन्हें आपस में बातचीत नहीं करने दी जाती है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, और ये भी बहुत बड़ी वजह रही है हार की। देखिए, मैं समझता हूँ कि बरार जी के बारे में क्या उनकी विचारधारा है या किस बारे में वो कह रहे हैं, ये तो उधर की राजनीति है पंजाब की, तो वहाँ की परिस्थितियों को देख के बताया जा सकता है। महाराष्ट्र में देखें हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे साथ में निश्चित तौर पे कोऑर्डिनेशन महाराष्ट्र के अगर हमारा अनुभव देखा जाए तो रहा है केंद्रीय नेतृत्व का। और जितने बार राहुल गांधी जी महाराष्ट्र में आए हैं, सोनिया जी महाराष्ट्र में आए हैं, सोनिया जी और राहुल जी की वजह से जितनी मदद महाराष्ट्र की सरकार को हमारी मिल पाई है, कांग्रेस की जो भी भूमिका रही है लोगों के हित में, उसको मजबूत बनाने का काम भी किया है, ताकत देने का काम किया है। ठीक है सचिन जी, लेकिन अगर एक के बाद एक आपके जो इतने सालों से काम करते आए नेता इस तरीके के बयान देते हैं पार्टी के विरोध में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो कि शीर्ष नेतृत्व हैं उनके विरोध में बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को धूमिल करता है, खराब करता है, इस बात से आप इनकार करेंगे? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहती है, कोई अगर अपनी विचारधारा रख सकता है। ये आरएसएस या भाजपा जैसी एकदम जो कोटरी में चलने वाली पार्टी नहीं है, जहां नागपुर में क्या चल रहा है ये पता किसी को न चले, वहां की भूमिका क्या है पता नहीं चले, और जब वक्त आए तो अपने आप को आरएसएस डिस्टेंस करता है, इससे राजनीतिक हम संगठन नहीं है ऐसे बताता है, और वक्त आने पर वही लोग जाके भाजपा का नेतृत्व निर्धारित करते हैं या उनसे बातें करते हैं। तो इस तरह से जो डुप्लीसिटी है या हिपोक्रेसी है या दाम्भिकता है, ये कांग्रेस में नहीं होती। जहाँ तक बात है, आज कोई अगर ऐसी बातें कर रहा है, निश्चित तौर पे ऐसी परहेज रखना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस में होती है, इसका भी एक निदर्शन। ठीक है, हालांकि पंजाब के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से अब इस मामले में किस तरीके की प्रतिक्रिया हो सकती है? क्या अगर इस तरीके के नेता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाते हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए दिखते हैं, तो पार्टी कार्रवाई का मन बना सकती है? देखिए, वो तो एआईसीसी का मामला है, केंद्रीय स्तर पर इसके बारे में चर्चा होगी, और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ से अभी ये भी बयान भी निकला है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए इस तरह से। तो मैं समझता हूँ कि अभी वो केंद्रीय स्तर पर उसके बारे में चर्चा होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन जी हमसे बातचीत के लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि ये व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं, और जगमीत सिंह बराड़ जो कि पंजाब से कांग्रेस के नेता रहे हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी सदस्य रहे हैं, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के बारे में उन्होंने ऐसी बातों से इत्तेफाक नहीं रखा है। उनका कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब नेतृत्व पर इतना बड़ा सवाल खड़ा किया है जगमीत सिंह बराड़ ने, तो अब किस तरीके से उन पर कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ पक्ष अब कांग्रेस का प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है। और यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। गुजरात के पाटन आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार, छुट्टियों के दिनों में भी चलता है आरटीओ ऑफिस में कामकाज। कैसे की जाती है सरकारी टैक्स में हेराफेरी? कैसे बदला जाता है वाहनों का क्लास? कौन है जिम्मेदार, आरटीओ अधिकारी या पूरा आरटीओ ऑफिस स्टाफ? चलता रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media.
के बाद स्वागत है आपका। मायानगरी मुंबई में बढ़ते प्रदूषण से हर कोई परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा मुंबईकर ध्वनि प्रदूषण से परेशान है और अब इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब महानगर में इबादत गाहों पर बिना परमिशन लगे लाउडस्पीकर्स को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। मस्जिदों में लगने वाले लाउडस्पीकरों से बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने इस मामले पर ध्यान देते हुए एक आदेश पारित किया है कि मुंबई और नवी मुंबई में बिना कोई अनुमति मस्जिद पर लगाए गए लाउडस्पीकरों को हटाने का आदेश पुलिस को हाईकोर्ट ने दिया है। जस्टिस वीएम कनाडे और जस्टिस पीडी कोडे की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका पर अपने फैसले में कहा कि चाहे गणेशोत्सव हो, नवरात्रि या मस्जिद, जहां कहीं भी गैर कानूनी तरीके से लाउडस्पीकर लगे हैं उन्हें जब्त कर लिया जाए। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 92% मस्जिदों पर इजाजत नहीं होने के बावजूद लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। याचिका में कहा गया कि अक्सर इन लाउडस्पीकरों से निकलने वाली आवाज ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं नियमन कानून 2000 के तहत मान्य डेसिबल की सीमा से ज्यादा होती है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो पता लगाए कि क्या मस्जिदों ने लाउडस्पीकर लगाने से पहले इजाजत ली थी या नहीं। 50 लाख के वकील डीजे धन्नूरे ने कहा कि अगर लाउडस्पीकर बिना उचित इजाजत के लगाए जा रहे हैं तो पुलिस इन्हें जब्त कर सकती है। जस्टिस कनाडे ने कहा कि रोगी और बुजुर्गों को लाउडस्पीकर की आवाज से परेशानी होती है। आमतौर पर देखा जाता है कि उत्सव के दौरान काफी शोर होता है, जिससे काफी ध्वनि प्रदूषण फैलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई और नवी मुंबई में बिना इजाजत के अगर मंदिर मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर लगे हैं तो उन पर सख्ती करने का मन बना लिया है। अगर ये अनधिकृत रूप से लगे हुए पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मौलाना और मुस्लिम तंजीम अब इसके खिलाफत में उतर आए हैं और उन्होंने इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला कर लिया है। कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि ये उनके भगवान की, अल्लाह की इबादत में कहीं ना कहीं से दखल है। सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी आशुतोष जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, जाहिर है ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है मुंबई जैसे महानगरों की, और उस पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट का ये फैसला आया है। खासकर मुंबई, नवी मुंबई में जो आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ, 49 में से 45 मस्जिदों में ऐसा पाया गया कि अनधिकृत रूप से लाउडस्पीकर लगे हैं। लेकिन अब ये एक तरीके से विवाद का स्वरूप लेता दिख रहा है, क्योंकि अब मौलानाओं ने इसकी खिलाफत करने का फैसला कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना लिया। जब भी इस देश में कोई ध्वनि प्रदूषण का मामला उठता है तो कहीं ना कहीं से विवाद पैदा ही होता है। चूंकि मामला एक जनहित याचिका के तहत पूरा उजागर हुआ है और मस्जिदों की बात करें तो कहीं ना कहीं से ये साफ देखा जा सकता है कि जो कानून है उसका लगातार उल्लंघन करने का जो मामला है वो सामने आया है। यही कारण है कि अदालत ने, मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में इसको देखते हुए कड़ा कदम उठाने की जरूरत हो गई है। लेकिन अब जो अपने आप को हर्ट मान रहे हैं इस फैसले से, उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं से कहीं फैसला मिलेगा। लेकिन जनहित याचिका के तहत ये साफ कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसका जो परिणाम है वो दुष्परिणाम के तहत बदलता जा रहा है और भारी संख्या में लोगों की जो सुनने की क्षमता है उसमें कमी आती जा रही है। अगर हम गणेशोत्सव की बात करें तो उसमें भी कई मामले सामने आते हैं, चाहे वो मुस्लिम का मामला हो या फिर हिंदू का मामला हो। ये सबसे अहम सवाल है सुष्मिता जी कि वाकई किस तरह से लोग परमिशन लेने से बचते हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे पंडाल हो या फिर कहीं ना कहीं कोई जो सार्वजनिक आयोजन होता है। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी होगा कि वाकई लोग परमिशन लें। परमिशन के तहत ही ये निश्चित किया जाता है कि साउंड का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए, ताकि ध्वनि प्रदूषण का जो मामला है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन चूंकि मामला अभी सांप्रदायिक रंग ले रहा है तो उसको देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की बात, हाई कोर्ट की बात की जा रही है। लेकिन अब ये मसला बहुत ही गंभीर है और आने वाले दिनों में दोनों समाज के लोगों को इसकी जो गंभीरता है उसको समझनी होगी। जी बिल्कुल है। हाईकोर्ट का निर्णय जो आया आशुतोष, वो मंदिर मस्जिद किसी के लिए भी आया है जहां पर अनधिकृत रूप से लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं। लेकिन पाया गया कि 92% जो मस्जिद हैं वहां पर बिना इजाजत के लगाए गए हैं। और मुंबई, नवी मुंबई की बात की जाए तो 49 में से 45 मस्जिदें ऐसी पाई गई हैं। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ। लेकिन अब इन पर हाईकोर्ट किस तरीके से सख्ती करने वाला है? क्या प्रशासन इसके लिए कोई तैयारी करेगा और किस तरीके से रोक लगाई जाएगी? क्योंकि आने वाले दिनों में
बहुत से त्योहार में आने वाले हैं, गणेशोत्सव भी होगा, नवरात्रि की भी धूम होगी और ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल होता है। अगर हम मुंबई में गणेशोत्सव की बात करें तो भारी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में पूरे महाराष्ट्र में पंडाल बनते हैं सुष्मिता। लेकिन अगर हम बीएमसी की परमिशन की बात करें तो ज्यादातर पंडाल वाले, जो रजिस्टर्ड पंडाल वाले हैं, वो तो परमिशन लेते ही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पंडाल हैं जो बगैर किसी अनुमति के ही पंडाल लगाते हैं। साउंड की जो व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं से वो नियम कानून तोड़ते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उन्होंने भी कभी कानून तोड़ा है? अगर कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हुई है? लेकिन जिस तरह से अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने बढ़कर आगे संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में सख्ती दिखाने की बात कही है, तो निश्चित रूप से ये समझा जा सकता है कि गणेशोत्सव का मसला हो या फिर मस्जिदों की बात हो, अब सरकार को, खासकर महाराष्ट्र सरकार को गंभीर कदम उठाने की जरूरत आ गई है, क्योंकि अदालत में मामला अब सामने आ गया है और बात सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हो गई। तो निश्चित रूप से अब सरकार को कोई ना कोई फैसला लेना होगा इस संदर्भ में। लेकिन कार्रवाई के तौर पर अगर बात की जाए तो किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है जहां पर इलीगल तौर पर लाउड स्पीकर पाए जाते हैं? देखिए, सरकारी अगर नियम कानून की बात करें तो सरकारी पक्ष जो है वो सिर्फ फाइन मार सकता है प्रशासन की तरफ से। और अगर कहीं ना कहीं से परमिशन में कोई घोटाला होता है या फिर फर्जी स्थान है, जो भी मतभेद है उसको लेकर कहीं ना कहीं से अब कानूनन जो भी पक्ष उठाया जाएगा तो सरकार की तरफ से कानून जो भी फैसला सुनाएगा उसको मानने की दिशा में उनको मजबूर किया जाएगा ताकि वो आगे की गतिविधियों में शामिल हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भी अभी ये है कि सरकार की इच्छा शक्ति किस तरह की है, क्योंकि सरकार के सामने कई अलग अलग तथ्य होते हैं और गणेशोत्सव में पूरा जो मामला होता है, पूरे महाराष्ट्र में खासकर मुंबई का जो पूरा एक माहौल होता है उसमें हर सरकार और हर जनप्रतिनिधि डूब जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार के सामने चुनौती है, लेकिन जो कानून का रास्ता दिखाया जाएगा तो उस पर सरकार पहल कर सकती है। बिल्कुल जाहिर है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण का ऐसा मामला जो है निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है महानगरों में, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, सभी महानगरों में। और अगर उस पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट की ओर से पहल की जाती है तो सरकार को भी इसमें अपनी भागीदारी निभानी है और साथ ही जनता को भी इसमें उतनी ही भागीदारी निभानी होगी। इसे कोई और रूप नहीं देना होगा, इसे ये समझकर लेना होगा कि कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए एक अच्छी पहल है। जी बिल्कुल, अगर जागरूकता के माध्यम से हम सरकार की भावनाओं को समझते हैं या फिर अपनी हम खामियों के ऊपर देखते हैं तो कहीं ना कहीं से एक नया रास्ता निकल सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है सुष्मिता की बहुत सारे भ्रष्टाचार के जो केसेज आते हैं वो इस संदर्भ में भी देखे जा सकते हैं कि जब भी कोई फंक्शन होता है तो फर्जी तौर पर परमिशन लेने की बात कही जाती है और अलग अलग तरीके से बिजली की व्यवस्था की जाती है या फिर साउंड का परमिशन दिया जाता है। लेकिन सच यही है कि पूरे मामला जो है वो फर्जी होते हैं। अब जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक प्रशासन नहीं जागेगा, तब तक इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं हो सकेगी जिसकी आज जरूरत है और जिसके पीछे अगर कुछ है तो वो है ध्वनि प्रदूषण। जी बिल्कुल जाहिर है, लेकिन अब अगर मौलाना या कुछ संगठन हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इसकी दिशा को भटकाता हुआ भी दिखेगा। आशुतोष, चलिए संपर्क लगता है उनसे कट गया है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल हाईकोर्ट का ये आदेश निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल कहा जाएगा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जो भी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मामला एक दूसरा ही रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ था उसमें यह कहा गया था कि 49 में से 45 मस्जिदों पर लाउड स्पीकर अनधिकृत तरीके से लगाए गए हैं। हालांकि जो आदेश दिया गया था वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं भी जहां पर अनधिकृत रूप से लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उनको हटाने का था, उन पर कार्रवाई करने का। लेकिन ऐसा पाया गया कि 92% मस्जिदों पर इजाजत के बिना ही लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं और इसे लेकर अब कुछ लोग इस पे विरोध में उतर आए हैं और उन्होंने, कुछ मौलानाओं ने, कुछ मुस्लिम तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला कर लिया है। अब देखने वाली बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या फैसला सुनाता है जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। बहरहाल अगर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश की बात की जाए तो सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हाई कोर्ट के आदेश की पालना किस तरीके से करवाई जाए और कैसे उसे प्रशासन स्तर पर, लोकल लेवल पर लागू किया जाए। चूंकि आने वाले दिनों में गणेशोत्सव, नवरात्रि जैसे तमाम उत्सव हैं और ऐसे में इस आदेश की पालना करवाना भी सरकार के लिए और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर होगा। इस पेशकश में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।